Good day, everyone. Welcome to another lecture on operating systems. So, आप लोगों को ऑलरेडी पता है हमने जब सबसे पहले स्टार्ट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स तो हमने देखा था कि इसके तीन पार्ट्स हैं. द फर्स्ट पार्ट वाज द वर्चुअलाइजेशन, जिसमें हमने ऑलरेडी प्रोसेस वर्चुअलाइजेशन और सीपीयू सॉरी मेमोरी वर्चुअलाइजेशन और सीपीयू वर्चुअलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है. सेकेंड पार्ट जो इस कोर्स का था वो था कंकरेंसी. ठीक है. और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इसको हैंडल करता है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है. द थर्ड पार्ट और जो फाइनल पार्ट इस कोर्स का है वो है परसिस्टेंस. परसिस्टेंस में असल में हमें पढ़ना है जो हमारा मेमोरी है या जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है, जहां पर हमारा डेटा परसिस्ट होता है, रहता है, जो कभी पावर ऑफ होने की वजह से डिलीट नहीं होता है, रिमूव नहीं होता है. वो सेकेंडरी स्टोरेज में जो डेटा है उस डेटा को कैसे मैनेज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में हमें इस थर्ड पार्ट में पढ़ना है. ठीक है. तो हमारा पूरा इस सेकेंडरी स्टोरेज पे फोकस होगा इस पर्टिकुलर पार्ट में. और आपको पता है सेकेंडरी स्टोरेज जो हमारी है, ठीक, जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज ज्यादातर पहले यूज होती थी या अभी भी यूज होती है, वो मैग्नेटिक डिस्क से जो यूज होती है. ठीक है. और इन मैग्नेटिक डिस्क्स को अब रिप्लेस हो रहे हैं एसएसडी से, सॉलिड स्टेट ड्राइव से. सॉलिड स्टेट ड्राइव. तो हम इस पर्टिकुलर कोर्स में पहले मैग्नेटिक डिस्क्स के बारे में पढ़ेंगे. मैग्नेटिक डिस्क होती क्या है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है. फिर हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इस मैग्नेटिक डिस्क में जो डेटा है उसको मैनेज करता है. हम सिर्फ मैग्नेटिक डिस्क को नहीं पढ़ेंगे, हम और एक इसी मैग्नेटिक डिस्क का जो बेटर या हाई परफॉर्मिंग मतलब डिवाइस है जिसे हम रेड बोलते हैं. ठीक है. इस रेड के बारे में भी पढ़ेंगे, ये रेड क्या होता है. ठीक है. तो मैग्नेटिक डिस्क्स के बारे में तो मेनली हमें क्या पढ़ना है, हाउ टू मैनेज डेटा ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज. तो उसको, उस मैनेजमेंट से पहले हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती क्या है. लेकिन इस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को पढ़ने से पहले हम जनरल आईओ डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे. जनरली आईओ कैसे होता है, मतलब अगर हमारा सीपीयू है, उसे किसी एक्सटर्नल डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करना है, मैं या तो इनपुट लेना है उस डिवाइस के साथ या कुछ आउटपुट देना है उस डिवाइस पे. ठीक है. वो आईओ डिवाइस का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, उसके बारे में हम पहले इस पर्टिकुलर लेक्चर में ब्रीफली पढ़ेंगे. फिर हम सीधे मैग्नेटिक डिस्क पे आएंगे. मैग्नेटिक डिस्क होती क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है. उसके बाद हम रेड के बारे में पढ़ेंगे. रेड्स क्या होते हैं, ये कैसे यूज करते हैं, इनके डिफरेंट क्या वर्जन है रेड के. रेड के बहुत सारे वर्जन होते हैं, रेड 1, रेड 2, रेड 3, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फिर जब ये चीजें हम खत्म करेंगे फिर हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डेटा को मैनेज करता है ऑन दीज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. ठीक है. तो पहले हम यहां आते हैं आईओ डिवाइसेस में. जो जनरली देखें हमारा क्या होता है, हमारा सीपीयू है. ठीक है. ये सीपीयू है या प्रोसेसर है. प्रोसेसर ट्रेडिशनली क्या होता था, एक बस है जिसे हम मेमोरी बस बोलते हैं, जो हाई स्पीड बस होती थी. मेमोरी बस जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती थी. इस मेमोरी बस के साथ सीधे कनेक्ट होता था सीपीयू और हमारा मेन मेमोरी. क्यों डायरेक्टली कनेक्टेड होते थे, क्योंकि ज्यादातर सीपीयू जो डेटा लेता है ना वो मेमोरी से लेता है. ठीक है. ज्यादातर इंटरेक्शन इसका मेमोरी के साथ ही होता है. तो इसलिए जिस बस के थ्रू ये कम्युनिकेट करे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए. ठीक. फिर क्या होता था, अगर हमें ये जो मेमोरी बस कनेक्ट होती थी और एक बस के साथ,
जिसकी स्पीड उस इस बस की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती थी लेकिन मेमोरी बस से ज्यादा नहीं। ठीक है, इसे हम जनरल आईओ बस बोलते थे। ठीक है, इस बस के साथ ज्यादातर ग्राफिक्स कार्ड अटैच होता था। ठीक है, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड को भी हाई स्पीड कम्युनिकेशन या हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है बिटवीन द सीपीयू एंड द ग्राफिक्स कार्ड। इसलिए जिस बस के थ्रू ये डेटा ट्रांसफर करे उसकी स्पीड भी हाई होनी चाहिए। उसके बाद इस बस के थ्रू और एक बस कनेक्ट होती थी। ठीक है, उस बस को हम पेरिफेरल बस बोलते थे। और इस बस के थ्रू हम बाकी डिवाइसेस को कनेक्ट करते थे। फॉर एग्जांपल हमारे यूएसबी कनेक्शंस होते थे, या हमारा कीबोर्ड यहाँ कनेक्ट होता था। ठीक है, या हमारे जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है जिनको हम डिस्क्स भी बोलते हैं, डेस्क स्टोरेज होते थे। ठीक है, ये यहाँ इस पेरिफेरल बस के थ्रू कनेक्ट होते थे विद द सीपीयू। ठीक, तो ये पूरा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर होता था बस का। इंटरनल जो सिस्टम के अंदर कनेक्शंस थे वो इस तरीके से होते थे। अब कोई बोलेगा सर क्यों ना हम सारे इसी पे कनेक्ट करें, इस मेमोरी बस पे ही। हमने ऐसा हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्यों बनाया? हमने हायरार्किकल स्ट्रक्चर इसलिए बनाया क्योंकि अगर हम इस हाई स्पीड बस पे ज्यादा कनेक्शंस लगाएंगे, ठीक है, उसमें पावर कंजप्शन भी ज्यादा होगा और इसका कॉस्ट भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये वाली बस होती है ना पेरिफेरल बस, इसकी स्पीड लो होती है लेकिन इसका कॉस्ट भी कम होता है। तो इसलिए इस पे हम ज्यादा ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, उन डिवाइसेस को जिनके लिए स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो दो रीजन है हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाने का। एक तो पावर है या परफॉर्मेंस है, दूसरा है कॉस्ट। ठीक है, ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाने का। ठीक, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था ना, इसको चेंज किया गया टू मेक इट बेटर। ठीक है, कैसे बेटर बनाया गया? हमने कुछ वेल डिफाइंड चिपसेट्स यूज किए, या हम चिप्स भी बोलेंगे। इन चिपसेट्स को यूज किया, जिन चिपसेट्स की मदद से हम कम्युनिकेशन को ज्यादा बेटर कर सकते हैं बाय मेकिंग इट मच ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो क्या किया गया? फॉर एग्जाम्पल जो ज्यादातर हमारे अभी मदरबोर्ड्स पे यूज होता था, हमारे मदरबोर्ड पे एक प्रोसेसर होता है। ठीक है, ठीक, ये प्रोसेसर फिर क्या होता है, ये कनेक्ट होता है एक स्पेशलाइज्ड चिप के साथ। ठीक, उस स्पेशलाइज्ड चिप को हम नॉर्थ ब्रिज चिप बोलते हैं। नॉर्थ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे मदरबोर्ड पे ऑन द टॉप साइड होता है, ज्यादातर जनरली टॉप साइड पे होता है, इसीलिए हम इसे नॉर्थ ब्रिज चिप बोलते हैं। और ये जो चिप जो होती है, ये बहुत फास्ट होती है। ठीक है, तो फास्ट कम्युनिकेशन जिन जिन डिवाइसेस के साथ हमें कनेक्ट करना है, उन डिवाइसेस को हम प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करते हैं वाया दिस नॉर्थ ब्रिज चिप। तो कौन कौन सा डिवाइस है जिसको हाई स्पीड कम्युनिकेशन चाहिए? एक तो होता है मेमोरी को, जिसे हाई स्पीड कम्युनिकेशन चाहिए, मेमोरी। ठीक है, और दूसरा जो हमें यूज होता है वो है ग्राफिक्स प्रोसेसर। ठीक, इसके साथ क्या होता है, और एक चिप फिर अटैच होती है नॉर्थ ब्रिज चिप के साथ, और एक चिप जिसे हम बोलते हैं साउथ ब्रिज चिप। ये साउथ ब्रिज चिप जो है, ये हमारे मदरबोर्ड पे ऑन द लोअर साइड होती है, ऑन द साउथ साइड होती है, इसलिए इसे साउथ ब्रिज चिप बोलते हैं। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी नॉर्थ ब्रिज की होती है। ठीक है, इसलिए हम इसके साथ उन डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं जिनके लिए हमें हाई स्पीड की उतनी ज्यादा जरूरत
नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम हार्ड डिस्क को, जो हमारे डिस्क होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं साउथ ब्रिज के थ्रू, और यूजिंग स्पेशलाइज्ड बसेस। इन बसेस, ये स्पेशलाइज्ड बस होते हैं, फॉर एग्जांपल एटीए बस होती है, या एटीए का मतलब होता है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक, ऐसी बस होती है, या अभी नए बसेस आते हैं, फॉर एग्जांपल साटा करके बस आती है, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ई साटा होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बसेस हैं। इन बसेस के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं डिस्क्स को। या और एक बस की टेक्नोलॉजी है जिसको हम सैज भी बोलते हैं। बहुत सारे बस की टेक्नोलॉजी है जो आजकल यूज होती है। तो हम डिस्क्स को अटैच करते हैं साउथ ब्रिज के साथ। या हमारा जो नेटवर्क कार्ड होता है सिस्टम में, नेटवर्क कार्ड, जिसका काम है इंटरनेट कनेक्टिविटी, मतलब इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उसको भी हम साउथ ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करते हैं यूजिंग ए स्पेशलाइज्ड ये बस, जिसे हम पीसीआई एक्सप्रेस बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे पास जो यूएसबी पोर्ट्स कनेक्ट करने हैं, वो भी हम साउथ ब्रिज के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और यूएसबी बोर्ड्स के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं कीबोर्ड को, माउस को। ठीक है, इन चीजों को हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा ये जनरल स्ट्रक्चर होता है बसेस का। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये जनरल स्ट्रक्चर है। तो प्रोसेसर कनेक्ट होता है नॉर्थ ब्रिज के साथ। नॉर्थ ब्रिज चिप का काम है मेमोरी और ग्राफिक्स प्रोसेसर को कनेक्ट करना प्रोसेसर के साथ, ताकि हमें स्पीड अच्छी हो इन इनके कम्युनिकेशन के बीच में। इस चिप को और एक नाम भी हम बोलते हैं होस्ट ब्रिज, या और मेमोरी कंट्रोलर बस, ये भी इसे नाम दिया जाता है। ठीक है, और ये वाला साउथ ब्रिज चिप जो है, इसका काम है टू कनेक्ट द पेरिफेरल डिवाइसेस, जो हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस है उनको कनेक्ट करना। ठीक है, इसलिए इसका नाम हम आईओ कंट्रोलर बस भी बोलते हैं। ठीक, ये एक फुल फ्लेज्ड चिप है, और ये भी एक फुल फ्लेज्ड चिप है, जिनका काम है टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन इनसाइड द प्रोसेसर। ठीक, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है इनसाइड हमारे चिप के अंदर, या हमारे मदरबोर्ड के अंदर, और ये दिखाता है कैसे हम एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं टू द प्रोसेसर। तो पहले हम इस एक्सटर्नल डिवाइस को देखते हैं। ये जो हमारी डिवाइस है, जो आईओ डिवाइस होती है, उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, आईओ डिवाइस का स्ट्रक्चर यही हम देखते हैं पहले। आईओ डिवाइस का जनरल स्ट्रक्चर क्या है। ये जरूरी नहीं जो मैं यहां आपको बताऊंगा वैसे ही स्ट्रक्चर है, जनरली इसी तरीके का स्ट्रक्चर हर डिवाइस में होता है। ठीक है, फिर कोई थोड़ा चेंज होता है, अंदर से कुछ चेंजेस होती है, उतना डिटेल में तो हमें नहीं पढ़ना है। हम एक कैनोनिकल डिवाइस को पढ़ेंगे, जो रियल डिवाइस नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा ही स्ट्रक्चर आईओ डिवाइसेस का होता है। तो आईओ डिवाइसेस का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है हार्डवेयर इंटरफेस। हार्डवेयर इंटरफेस ये वो पार्ट है डिवाइस का जो हम दिखाते हैं, या जो हम प्रेजेंट करते हैं टू द एंटायर सिस्टम, जो सिस्टम को दिखता है डिवाइस का। मतलब डिवाइस के साथ मुझे अगर इंटरेक्ट करना है, तो इस हार्डवेयर इंटरफेस के साथ के थ्रू कनेक्ट करना है। मतलब कुछ चीजें हैं जो मुझे पता है इस डिवाइस में ये चीजें हैं। ठीक है, उन चीजों को यूज करके मैं इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं। ठीक है, वो क्या डिवाइस क्या जनरल चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल, हर डिवाइस में तीन रजिस्टर्स होते हैं। ठीक, कौन कौन सा रजिस्टर होता है। एक रजिस्टर होता है स्टेटस, स्टेटस रजिस्टर। दूसरा होता है जिसे हम डेटा रजिस्टर बोलते हैं, और तीसरा होता है कमांड रजिस्टर। ठीक है, ये तीनों रजिस्टर्स, दीज आर एक्सपोज्ड टू द सिस्टम।
मतलब डिवाइस के इन 3 रजिस्टर्स को, सिस्टम को अगर इसके साथ इंटरेक्ट करना है ना डिवाइस को, इन्हीं 3 रजिस्टर्स के थ्रू कनेक्ट कर सकता है या कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, ये है इंटरफेस विच इज प्रेजेंटेड टू द सिस्टम। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है डिवाइस का वो है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। जो इंटरनल स्ट्रक्चर बाकी एक्सटर्नल सिस्टम को नहीं दिखता है, ये सिर्फ डिवाइस का अपना इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसमें वो इन चीजों को सेव रखता है, स्टोर रखता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टोरेज डिवाइस है कोई, जिसका 4 GB लेट सपोज उसका स्टोरेज है, तो सिस्टम को हम वैसे नहीं दिखाते हैं। हम सिस्टम को बस दिखाते हैं कि तुम्हारे पास ये स्टेटस रजिस्टर है, डेटा है, कमांड है, तुम्हें इस डिवाइस में कुछ डालना है ना, तुम इन्हीं 3 चीजों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। अंदर वो मैं कैसे स्टोर करूंगा, किस जगह पे स्टोर करूंगा, वो मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो मैं किसी को एक्सपोज नहीं करूंगा। इस इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत सारे डिवाइसेस में कुछ चिप्स होते हैं। ठीक है, या जिनको हम कंट्रोलर्स भी बोलते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स। ठीक है, और इसके पास फॉर एग्जांपल अपना सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। ठीक, या इनका अपना सॉफ्टवेयर अंदर अपना स्टोरेज पोर्शन होता है। ठीक है, या कुछ और एक्स्ट्रा भी होगा जिसे हमें डिस्कस तो यहां नहीं करना है। ठीक है, तो ये पूरा जनरल स्ट्रक्चर होता है चिप्स का। तो दो चीजें होती है, अगर मेरे पास ये कोई डिवाइस है ना, ये डिवाइस है, ठीक है, हार्डवेयर डिवाइस है, यहां इसके 3 रजिस्टर से स्टेटस, डेटा और कमांड, ये 3 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, जो एक्सपोज है टू द सिस्टम, सिस्टम इसके थ्रू इंटरेक्ट कर सकता है इस डिवाइस के साथ। और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर में इसके माइक्रो कंट्रोलर आता है। ठीक है, इसकी अपनी मेमोरी आती है, सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, जिसे हम उस डिवाइस का फर्मवेयर भी बोलते हैं, या अदर स्पेसिफिक चिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट अंदर चिप्स होती है वो भी हो सकती है। ये हर हार्डवेयर का अपना होता है। फॉर एग्जांपल जो हमें रेड डिवाइस के बारे में पढ़ना है ना, रेड डिवाइस में अपना फर्मवेयर होता है, मतलब अपना सॉफ्टवेयर होता है, जो इस रेड के डेटा को मैनेज करता है अंदर इंटरनली। और रेड का अपना कंट्रोलर होता है, माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, ओके। तो अब हम देखेंगे कि ये जो सिस्टम इसके साथ इंटरेक्ट करेगा ना, कैसे करेगा। ये इंटरनल स्ट्रक्चर को तो हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें देखना है डिवाइस के साथ हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या होता है जनरली, प्रोसेसर क्या करता है या सीपीयू क्या करता है। सीपीयू रिपीटेडली, लेट्स से इस सीपीयू को कुछ डेटा सेंड करना है डिवाइस को। ठीक है, अगर ये चीज करना है, सीपीयू को कुछ डेटा डिवाइस को सेंड करना है, तो सीपीयू देखिए क्या करता है। सीपीयू क्या करता है, वो रिपीटेडली इसका स्टेटस रजिस्टर देखता है इस डिवाइस का। ठीक है, उसको चेक करता है वाइल स्टेटस, जब तक स्टेटस रजिस्टर बिजी है तब तक इसी लूप में रहो। ठीक है, आगे नहीं जाना। ठीक है, मतलब जब तक ये डिवाइस जो है, जब तक ये फ्री नहीं होगी, अवेलेबल नहीं होगी, क्या पता ये कुछ और काम कर रही है। ठीक है, जब ये अवेलेबल होगी ना, उसके बाद ही हम काम कर सकते हैं। तो जब तक ये बिजी है तब तक हमें इसी लूप में रहना है। ठीक, या हम एक चीज ऐसे भी बोलेंगे, सीपीयू क्या करता है, जाता है यहां स्टेटस को देखता है, स्टेटस रजिस्टर जब बिजी है तो रुकता है, फिर से चेक करता है, फिर से चेक करता है, रिपीटेडली चेक करता है, तब तक चेक करता है जब तक ये अवेलेबल ना हो। और जब ये अवेलेबल होगा, मतलब इससे बाहर जाएगा, अवेलेबल होगा, तो क्या होगा, ये राइट करेगा, राइट डेटा इनटू डेटा रजिस्टर। ठीक है, डेटा को लिखेगा किसमें, डेटा रजिस्टर, और राइट कमांड इनटू कमांड रजिस्टर। दो दो चीजें करता है, डेटा को डेटा रजिस्टर में लिखेगा
और कमांड भेजेगा, जो भी कमांड इसको भेजनी है, फॉर एग्जांपल कि मुझे राइट करना है कि रीड करना है, वो कमांड रजिस्टर में भेजेगा। ठीक है, और फिर उसके वापस वही लूप चलाएगा, वाइल स्टेटस इज इक्वल टू बिजी। मतलब कि अब ये मेरा काम कर रहा है, तो अब ये बिजी हो जाएगा, जब तक ये मेरा काम खत्म नहीं करेगा तब तक ये अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहां, सीपीयू रिपीटेडली चेक्स द स्टेटस रजिस्टर। ठीक है, और जब स्टेटस रजिस्टर, जब ये डिवाइस अवेलेबल हो गई, तो फिर ये अपना डेटा वहां राइट करता है। इस मैकेनिज्म या इस इंटरेक्शन को हम पोलिंग बोलते हैं। पोलिंग क्या क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि यहां सीपीयू क्या करता है, रिपीटेडली पोल करता है, इन्फॉर्म करता है। ठीक है, किसको इन्फॉर्म करता है, डिवाइस को। इन्फॉर्म नहीं, चेक करता है डिवाइस को, क्या वो अवेलेबल है कि बिजी है। ठीक है, और जब वो अवेलेबल होगा उसके बाद वो अपना ऑपरेशन करे। ठीक है, इस डिवाइस इंटरेक्शन मैकेनिज्म को हम पोलिंग बोलते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, इस इंटरेक्शन का एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, क्या है डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ये है कि सीपीयू क्या करता है, सीपीयू रिपीटेडली चेक करता है, किसको, स्टेटस रजिस्टर को रिपीटेडली। और जब वो बार बार चेक करता है ना, तो मतलब सीपीयू का कुछ टाइम यूज होता है यही चेक करने में, बार बार वही चीज चेक करने में। ठीक है, तो वो वाला टाइम एक हिसाब से वेस्ट हो रहा है। ठीक, तो पोलिंग का ये डिसएडवांटेज है कि इसमें सीपीयू को बार बार डिवाइस को पोल करना पड़ता है, उसका स्टेटस रजिस्टर चेक करना पड़ता है, क्या वो अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। ठीक है, और ये बार बार करने के लिए सीपीयू को कुछ टाइम यूज करना पड़ता है पोलिंग करने के लिए। ठीक है, और वो टाइम हमारा वेस्ट होता है। इसीलिए ये पोलिंग का डिसएडवांटेज है कि यहां परफॉर्मेंस कम हो जाती है सिस्टम की। ठीक, तो इसीलिए पोलिंग को हम रिप्लेस करते हैं विद ए न्यू मैकेनिज्म। क्या मैकेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि अगर सीपीयू, ठीक है, सीपीयू को कुछ डेटा भेजना है, किसको, डिवाइस को। ठीक है, वो क्या करेगा, वो डिवाइस को रिक्वेस्ट भेजेगा। एक बार रिक्वेस्ट भेजी, जब इसने रिक्वेस्ट भेजी ना डिवाइस को, ठीक है, डिवाइस देखेगा मैं अभी बिजी हूं, तो वो क्या करेगा, सीपीयू सीपीयू अब वेट नहीं करेगा डिवाइस का, वो अपना बाकी काम चलाएगा, जो इसको इसके बगैर कुछ काम था ना वो चलाएगा। ठीक है, और जब डिवाइस फ्री होगा, अवेलेबल होगा, डिवाइस सीपीयू को इंफॉर्म करेगा। कैसे इंफॉर्म करेगा, वाया एन इंटरप्ट। ठीक है, मतलब ये एक इंटरप्ट रेज करेगा। कौन रेज करेगा इंटरप्ट, डिवाइस। क्या इंटरप्ट रेज करेगा कि मैं अब अवेलेबल हूं, अब तुम अपना ऑपरेशन कर सकते हो, जो तुम्हें डेटा राइट करना था या रीड करना था अब करना है। तो अब देखिए, ये था सीपीयू, सीपीयू हमारा था, इसके ऊपर कोई प्रोसेस चल रहा था। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या करना था, इस प्रोसेस को किसी डिवाइस में डेटा रीड करना था या राइट करना था, तो सीपीयू रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, डिवाइस को। अब सीपीयू इसका वेट नहीं करेगा डिवाइस को, ये इस प्रोसेस को बोलेगा तुम अभी वेट करो। ठीक है, जब ये प्रोसेस वेट कर रहा है ना, मतलब इसको कंटेक्स्ट स्विच करेगा, नया प्रोसेस लाएगा जो प्रोसेस टू है, उस प्रोसेस टू को चलाएगा। ठीक है, प्रोसेस वन क्या कर रहा है, वेट। क्यों वेट कर रहा है, क्योंकि इसको इस डिवाइस में कुछ रीड करना था या राइट करना था, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और जब ये डिवाइस, ये वाला डिवाइस जो है, जब ये अवेलेबल होगा, ये क्या करेगा, ये इंटरप्ट करेगा सीपीयू को कि मैं अब अवेलेबल हूं, या मैंने तुम्हारा काम खत्म किया, अब तुम वापस इस प्रोसेस को चला सकते हो। तो इसमें सीपीयू का टाइम वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मैकेनिज्म है डिवाइस इंटरेक्शन का, जिसे हम बोलते हैं इंटरप्ट मॉडल। ठीक है, तो इंटरप्ट दो तरीके से हम इंटरेक्शन कर सकते हैं डिवाइस के साथ, पोलिंग के थ्रू या इंटरप्ट के थ्रू। पोलिंग में क्या होता है, सीपीयू बार बार चेक करता है स्टेटस रजिस्टर, और जब फ्री हो गया तब ऑपरेशन करेगा। इंटरप्ट में क्या होता है, डिवाइस खुद बोलेगा सीपीयू को
कि कब मैं अवेलेबल हूं या कब मैंने अपना काम खत्म किया है वाया ए हार्डवेयर इंटरप्ट। और आपको पता है जब भी इंटरप्ट होता है ना, तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरप्ट हैंडलर चलाता है। ठीक है, और वो इंटरप्ट हैंडलर उस इंटरप्ट को हैंडल करता है, क्या काम करना होगा उस हिसाब से वो हैंडलर काम करता है। ठीक है, ये इंटरप्ट मैकेनिज्म है और ये हमारा पोलिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, और इस इंटरप्ट का भी एक डिसएडवांटेज है। ज्यादातर तो हम यही मॉडल यूज करते हैं इंटरप्ट वाला, लेकिन इसका भी अपना एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, क्या अगर डिवाइस को रिपीटेडली, लेट सपोज रिपीटेडली हम उसको डेटा भेज रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा डेटा भेज रहे हैं, तो वो बार बार इंटरप्ट्स भेजेगा, बहुत सारे इंटरप्ट्स भेजेगा। और आपको पता है जब भी इंटरप्ट भेजते हैं ना, तो सीपीयू को क्या करना पड़ता है, जो प्रोसेस अभी चल रहा था उसको रोकना पड़ता है। ठीक है, और इस इंटरप्ट का इंटरप्ट हैंडलर चलाना पड़ता है, मतलब कंटेक्स्ट स्विच एक तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, जो प्रोसेस चल रहा था ना अभी सीपीयू पे, जब इंटरप्ट किया हार्डवेयर ने, तो प्रोसेस को उसे रोकना है सीपीयू को और इंटरप्ट को हैंडल करना है। तो बार बार अगर हम रिपीटेडली डेटा भेज रहे हैं ना, रिपीटेडली डेटा भेज रहे हैं, तो बार बार डिवाइस इंटरप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा। लेट सपोज हमारा एक यूएसबी डिवाइस है कनेक्टेड, जिसके थ्रू हम 2 GB ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, 2 GB तो एक साथ ट्रांसफर नहीं होता है। जब डेटा ट्रांसफर होता है ना, मेरे पास ये यूएसबी, देखिए ये मेरे पास सीपीयू है, ये मेरे पास यूएसबी ड्राइव है, ठीक है, और ये मेरे पास मेमोरी है। मुझे मेमोरी से डेटा ट्रांसफर करना है यूएसबी में 2 GB, और ये कौन करेगा, विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। क्योंकि देखिए मेमोरी बोलेगा सीपीयू को मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, सीपीयू भेजेगा यूएसबी को, और यूएसबी में वो डेटा सेव रहेगा। तो ये पूरा होता है वाया सीपीयू। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, मेमोरी से हम पूरा 2 GB एक साथ नहीं भेजते, हम चंक्स में भेजते डेटा। लेट सपोज 64 KB करके भेजेंगे। ठीक है, पहले भेजेगा ये सीपीयू को कि मुझे 64 KB डेटा डालना है यूएसबी में, तो सीपीयू ये 64 KB किसको भेजेगा, यूएसबी को। ठीक है, यूएसबी इसको सेव करेगा, जब ये खत्म करेगा ना सेव, ये वापस इंटरप्ट भेजेगा किसको, सीपीयू को, कि मैंने खत्म किया, अब तुम नेक्स्ट लाओ। तो नेक्स्ट 64 KB आएंगे, तो वापस इंटरप्ट करेगा ये किसको, सीपीयू को। तो बार बार डेटा आ रहा है और सीपीयू इंटरप्ट हो रहा है। सीपीयू का मैक्सिमम टाइम अब इसी चीज में जा रहा है। ठीक है, सिर्फ डेटा ट्रांसफर में, जो इसको प्रोसेस चलाने थे उनको इसे रोकना पड़ेगा और इसी इंटरप्ट को बार बार हैंडल करना पड़ेगा। ये डिसएडवांटेज है हमारे इंटरप्ट मैकेनिज्म का। ठीक है, और इस डिसएडवांटेज को भी हमने किसी तरीके से जो कंप्यूटर साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने रिजॉल्व किया है यूजिंग ए न्यू स्कीम, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये जो हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है ना, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करना हो। अभी हमने देखा ना, हमें 2 GB ट्रांसफर करना था, ये तो बहुत बड़ा डेटा है। और जब हमें इतना ह्यूज डेटा ट्रांसफर करना है ना, इसमें इंटरप्ट मॉडल अगर हमने यूज किया ना डायरेक्टली, तो क्या होगा कि हमारा सीपीयू जो है मैक्सिमम टाइम बिजी होगा डेटा मूवमेंट में ही, एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ये करेगा ही नहीं, सिर्फ डेटा मूवमेंट में ही इसका टाइम चला जाएगा। तो हम उस वक्त जब हमें ह्यूज डेटा ट्रांसफर करना हो ना, हम किसी तरीके से इस सीपीयू को बोलेंगे कि तुम अभी इस मैकेनिज्म से बाहर निकलो। ठीक है, मतलब जो ये डेटा ट्रांसफर तुम कर रहे हैं ना, ये तुम खुद मत करो, ये तुम किसी और के हवाले कर दो। ठीक है, किसके हवाले ये हम अभी दिखाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या होता है, यही सेम चीज। देखो हमारे पास सीपीयू है, ठीक, और यहां हमारे पास मेमोरी है, और यहां हमें कोई आईओ डिवाइस है।
लेट्स सपोज हमें मेमोरी से 2 GB डेटा ट्रांसफर करना है टू ए आईओ डिवाइस। ट्रेडिशनली क्या होता था, मेमोरी सीपीयू को इन्फॉर्म करेगा, सीपीयू आईओ डिवाइस को इन्फॉर्म करेगा, आईओ डिवाइस वापस इसको इंटरप्ट करेगा सीपीयू को, ये वापस यहां करेगा और रिपीटेडली ऐसे ही जाएगा आहिस्ता आहिस्ता ये डेटा। ठीक है, असल ट्रेडिशनली ऐसे ही होता था। लेकिन इसमें आपने अभी देखा है, इसमें इतने इंटरप्ट्स डालने पड़ेंगे, इतने इंटरप्ट्स आएंगे यहां से हमारे आईओ डिवाइस से कि सीपीयू पूरा टाइम इसका इसी को इंटरप्ट्स को ही हैंडल करने में लगेगा। तो हम इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सीपीयू जो है, ठीक है, और यहां हमारे पास मेमोरी है और ये आईओ डिवाइस है। जब मेमोरी बोलेगा सीपीयू को पहली बार कि मुझे 2 GB डेटा ट्रांसफर करना है, कहां, आईओ डिवाइस में, तो सीपीयू को पता चलेगा कि ये तो बहुत ज्यादा डेटा है जिसको मैं एक बार में नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मुझे इसको भेजना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना ये काम एक और कंट्रोलर को दूंगा जिसे हम बोलते हैं डीएमए कंट्रोलर। ठीक है, इस डीएमए कंट्रोलर को मैं इन्फॉर्म करूंगा कि तुम्हें क्या करना है, 2 GB डेटा इस मेमोरी से लेना है, ठीक है, और ये डेटा यहां ट्रांसफर करना है। ये मैं इन्फॉर्म करूंगा किसको, डीएमए कंट्रोलर को। जब मैंने डीएमए कंट्रोलर को इन्फॉर्म किया, तो अब जो ये डेटा ट्रांसफर होगा 2 GB वाला, ये कौन करेगा, ये डीएमए कंट्रोलर करेगा आईओ डिवाइस। और सीपीयू फ्री हो गया। जब सीपीयू फ्री हुआ, उसे अब ये दिमाग में या उसे अब ये काम है ही नहीं कि मुझे डेटा ट्रांसफर करना है। वो डेटा ट्रांसफर का कंट्रोल इसने किसने दिया है, किसको दिया, डीएमए कंट्रोलर को। ठीक है, और खुद ये काम करेगा प्रोसेसिंग का। और जब लास्ट में डीएमए कंट्रोलर पूरा डेटा ट्रांसफर करेगा, लास्ट में सिर्फ एक इंटरप्ट ये भेजेगा सीपीयू को कि डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। तो मतलब पहले हर 64 KB के बाद इंटरप्ट होता था सीपीयू को, लेकिन अब इंटरप्ट होगा सीपीयू को तभी जब पूरा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सीपीयू मतलब फ्री हो गया। इसका जो काम था डेटा ट्रांसफर का, वो डीएमए कंट्रोलर ने किया। तो इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो क्या होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में हम क्या बोलते हैं कि हम जो जब भी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करना है फ्रॉम मेमोरी टू एन आईओ डिवाइस, तो उस वक्त सीपीयू अपना जो काम है डेलीगेट करता है टू ए स्पेशल कंट्रोलर जिसे हम डीएमए कंट्रोलर बोलते हैं। वो डीएमए कंट्रोलर उस वक्त जिस बस का सीपीयू यूज करता था ना इसको डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, उस बस का यूज डीएमए कंट्रोलर करेगा। सीपीयू उस वक्त उस बस का यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब उस वक्त उस बस का मास्टर ये डीएमए कंट्रोलर बनेगा। ठीक, यही उस बस को यूज करेगा और यहां से डेटा ट्रांसफर आईओ डिवाइस को करेगा, और सीपीयू तब तक अपना प्रोसेसिंग पैरेलली कर सकता है। ठीक है, और इसको हम डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बोलते हैं। और जब ये डीएमए पूरा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस पूरा डेटा ट्रांसफर करेगा, ये लास्ट में इंटरप्ट भेजेगा सीपीयू को कि मैंने डेटा ट्रांसफर किया। अब जो बस है, सिस्टम की जो बस है जो अभी तक डीएमए कंट्रोलर यूज कर रहा था, अब वो सीपीयू यूज कर सकता है। अब बस का कंट्रोल सीपीयू के पास आ गया। ठीक है, और ये जो डीएमए कंट्रोलर होता है ना हमारे सिस्टम में, ये ज्यादातर नॉर्थ ब्रिज का पार्ट होता है। नॉर्थ ब्रिज चिप जो है उसी का पार्ट ये डीएमए कंट्रोलर होता है। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमारे 3 मैकेनिज्म है डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करने का। एक तो पोलिंग है, ठीक है, ठीक, दूसरा हमारा है इंटरप्ट, ठीक, तीसरा हम यूज करते हैं जब हमें ह्यूज डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है जिसे हम डीएमए बोलते हैं, और ये होता है विद द हेल्प ऑफ डीएमए कंट्रोलर। ठीक, तो डीएमए में क्या होता है, जब भी सीपीयू को पता चला ना मुझे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करना है, ये डीएमए कंट्रोलर को बोलेगा
कि ये डेटा तुम्हें ट्रांसफर करना है, लेट्स सपोज 2 GB का, इस मेमोरी से इस पर्टिकुलर लोकेशन से, और कहां डालना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस पे। ठीक है। फिर डीएमए कंट्रोलर पूरा कंट्रोल लेगा, पूरा डेटा ट्रांसफर करेगा, बस का कंट्रोल लेगा जो हमारे सिस्टम की बस है, और जब वो खत्म करेगा वापस सीपीयू को इन्फॉर्म करेगा कि अब मैंने डेटा ट्रांसफर कंप्लीट किया, अब तुम क्या कर सकते हो, इस बस को यूज कर सकते हो। ठीक है। और ये जो डीएमए जो है ना, ये हमारा दो तरीके से काम करता है। एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम बोलते हैं बर्स्ट मोड। बर्स्ट मोड क्या होता है कि इसे 2 GB का मिला ना, 2 GB डेटा, ये क्या करेगा, ये भी डीएमए कंट्रोलर भी 64 KB के हिसाब से भेजेगा आगे। ठीक है। लेकिन एक साथ ही पूरा भेजेगा, मतलब 64 फिर 64 फिर 64। ठीक है। लेट सपोज इसे 10 बार भेजना पड़ा, तो 10 बार एक एक करके भेजेगा। ठीक। दूसरा आता है साइकिल स्टीलिंग मोड। वो क्या होता है साइकिल स्टीलिंग मोड, मैं आपको बोलता हूं। देखिए, ये हमारा सीपीयू था, इसके पास एक बस थी, जिस बस को ये यूज कर रहा था। किसके लिए यूज कर रहा था, मेमोरी से डेटा कहां ट्रांसफर करना, आईओ डिवाइस। और ये बस कौन यूज कर रहा है, सीपीयू। ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं कि सीपीयू ने अपना काम दिया इसको, डीएमए कंट्रोलर को। तो डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा, इस बस का कंट्रोल लेगा। तो ये वाली जो बस है, अब इसको कौन यूज करेगा, डीएमए कंट्रोलर यूज करेगा, सीपीयू यूज नहीं करेगा। तो डीएमए कंट्रोलर तब तक इसे यूज करेगा जब तक ये पूरा 2 GB ट्रांसफर नहीं करेगा। ठीक है। उसे हम कहते हैं बर्स्ट मोड। ठीक। अब दूसरा मैकेनिज्म क्या है, सीपीयू ये बस है ना, ये डीएमए कंट्रोलर को बोलेगा तुम्हें 2 GB ट्रांसफर करना है, लेकिन तुम कैसे ट्रांसफर करो, जब जब मैं ये बस यूज नहीं करूंगा उस वक्त तुम यूज करो। लेट सपोज अभी मैं बस यूज कर रहा हूं, तो डीएमए कंट्रोलर अभी यूज नहीं करेगा, अभी ये रुकेगा। अब अगर सीपीयू को कुछ और काम था प्रोसेसिंग का, उस वक्त उसे ये बस यूज नहीं करनी है, तो उस वक्त डीएमए कंट्रोलर इस बस को यूज करेगा। लेट सपोज उसने 1 GB ट्रांसफर कंप्लीट किया डीएमए कंट्रोलर ने, और सीपीयू को फिर से यूज हुई इस बस का, तो ये डीएमए कंट्रोलर को बोलेगा रुको, मैं पहले इस बस को यूज करूंगा। सीपीयू यूज करेगा किसी चीज के लिए, फिर से वापस प्रोसेसिंग करेगा। जब ये बस फिर से फ्री हो जाएगी ना, फिर डीएमए कंट्रोलर इसको यूज करेगा बाकी डेटा भेजने के लिए। ठीक है। इस मैकेनिज्म, इस मोड को हम बोलते हैं साइकिल स्टीलिंग मोड। ठीक है। तो बर्स्ट मोड में पूरा 2 GB जब तक ये ट्रांसफर नहीं करेगा, ये इस बस का कंट्रोल नहीं छोड़ेगा, ये डीएमए कंट्रोलर। लेकिन साइकिल स्टीलिंग मोड में क्या होता है, डीएमए कंट्रोलर तभी इस बस को यूज करेगा जब सीपीयू यूज नहीं कर रहा होगा। तो ये दोनों मोड से जिसमें हम डीएमए यूजिंग डीएमए डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे तीन थे मैकेनिज्म्स ऑफ डिवाइस इंटरेक्शन। ठीक है। इतना हमारा नेसेसरी है टू रीड अबाउट द आईओ डिवाइसेस। इसके ज्यादा हमें पढ़ने की, यहां डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि डिवाइस का अंदर स्ट्रक्चर कैसे होता है, एड्रेसिंग कैसे होती है। वो चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स का पार्ट नहीं है। वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में जब आईओ डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, तो पूरा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन ओएस में हमें ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें जनरल आइडिया होना चाहिए कि आईओ डिवाइसेस कैसे काम करते हैं। तो अभी जो हमारा कंप्लीट हो गया वो ये है कि हमारा जो डिवाइस होता है, इस डिवाइस का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि कुछ इंटरफेस है, हार्डवेयर इंटरफेस जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं विद द डिवाइस, और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से ये डेटा को फिर स्टोर करता है या जो भी ऑपरेट करना पड़ता है। ठीक है। और इस डिवाइस के साथ जो इंटरेक्ट करना है वो वाया पोलिंग कर सकते हैं, वाया इंटरप्ट कर सकते हैं, और वाया हम डीएमए कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द आईओ डिवाइसेस। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम एक स्पेशलाइज्ड आईओ डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी है डिस्क। क्योंकि आपको पता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसका हमें परसिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। परसिस्टेंस मतलब
उस डेटा के बारे में पढ़ना है जो हमारा स्टोर होता है डिस्क में, सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, और सेकेंडरी स्टोरेज में हमें देखना है ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डेटा को मैनेज करता है। ठीक है, तो वो मैनेजमेंट पार्ट पढ़ने से पहले हम डिस्क के बारे में देखेंगे, डिस्क क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, और इसमें हम डेटा कैसे स्टोर करते हैं, और जिस डिस्क के बारे में हम पढ़ेंगे, हम मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम मैग्नेटिक डिस्क खत्म करेंगे ना, उसके बाद हम और एक स्पेशलाइज्ड इसी मैग्नेटिक डिस्क का पढ़ेंगे, वो है रेड। ठीक है, रेड एक हाई स्पीड, सॉरी, हाई स्पीड भी है इसका, और रिलायबिलिटी भी होती है इसमें। ठीक है, और इसका स्टोरेज स्पेस भी बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ए सिंगल मैग्नेटिक डिस्क। तो हम मैग्नेटिक डिस्क के बारे में भी पढ़ेंगे क्या होता है, रेड के बारे में भी पढ़ेंगे। जब ये दोनों चीज कंप्लीट करेंगे, फिर हम देखेंगे हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज डेटा ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, फिर हम ये चीज पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, जिसमें हमें फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम ये पर्टिकुलर लेक्चर यहां ही रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद द मैग्नेटिक डिस्क। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।